सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है समावेशी शिक्षा, इसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिभाशाली बालकों के विषय में। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे, उसके बाद फिर इनकी विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद फिर इनकी जो शिक्षा है उसका प्रबंध कैसे किया जाए, टीचर इन बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि आसानी से ये सभी चीजों को समझ सके और इनके लिए क्या अलग अलग चीजों की व्यवस्था कैसे की जाए। यानी कि जैसे अगर ये बच्चे तेज हैं तो आपको पता है कि सामान्य बच्चों के साथ तो ये घुल मिल नहीं पाएंगे क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा अधिक होती है और ये क्या होता है, कोई भी काम टीचर देते हैं उसको करके तुरंत दिखा देते हैं, तो फिर इन्हें तुरंत फिर कोई और काम देना पड़ता है टीचर को। तो किस तरीके से इनकी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाए, इन सभी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक हम किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठतर होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उनकी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति जो होती है वो अन्य बालकों से बहुत अधिक ज्यादा होती है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनको आप कोई भी कार्य दोगे वो तो ये करके दिखाई देंगे, चाहे वो सृजनात्मक कार्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, ये सभी में बहुत ही अव्वल होते हैं और सभी क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, श्रेष्ठतर होते हैं। इसीलिए इन बच्चों के समायोजन में ये अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए शिक्षक को मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों के लिए। और विशेष रूप से इनकी बुद्धि लब्धि 120 से उच्च होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से ऊपर, 121, 122, 130, 140, 150 इससे भी ऊपर जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो 140 से ऊपर को अति प्रतिभाशाली भी कहा जाता है, लेकिन ये जो अति प्रतिभाशाली बच्चे, ये भी तो प्रतिभाशाली बच्चे ही कहलाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आप समावेशी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ इतना जानना है कि 120 से ऊपर, इससे नीचे नहीं, इसके ऊपर यानी कि 121, 125, 130, 135 ये सभी बालक प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। अब देखिए, ये बालक साधारण बालकों से बहुत ही योग्य होते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रतिभा बहुत अधिक होती है। जो भी कार्य इन्हें प्रदान किया जाता है उसे ये शीघ्र करके दिखा देते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जो भी कार्य टीचर इनको देते हैं ये तुरंत उस कार्य को करके दिखा देते हैं। इसके बाद ये बालक साधारण बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं तथा कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपके क्लास में मान लीजिए 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और जो स्टूडेंट है वो सामान्य है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों बच्चों को आप कोई भी कार्य दोगे ये करके दिखा देंगे और ये फिर परेशान रहेंगे इन्हें और कुछ कार्य मिले। तो ये जो सामान्य बच्चे हैं इनके साथ ये समायोजन नहीं कर पाते हैं और कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को कैसे एक शिक्षक दूर करे, इसके विषय में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, स्किनर एवं हैरी मैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बच्चों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये कथन है स्किनर एवं हैरी मैन का कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उन 1% बालकों को ही कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो जहां पर भी ये 1% ये जो शब्द ये अगर आ गया ये अंक, तो इसका मतलब ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, स्किनर एवं हैरी मैन की। इसके बाद दोस्तों अगली परिभाषा है कॉल्सनिक की। कॉल्सनिक ने क्या कहा है, वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने समान यानी कि अपने आयु के, अपने ही साथ के बच्चों से क्या होते हैं, योग्यता में आगे होते हैं और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी वो देते हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र को अच्छा बनाएंगे और इससे समाज की, देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति निश्चित रूप से होगी। इसके बाद अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान शिक्षक कैसे करेंगे। वैसे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना कोई कठिन नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं टीचर अवलोकन करके ही जान जाते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है और इस बालक के अंदर कुछ अलग गुण छिपे हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन
चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट करके भी हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। किन बच्चों की? प्रतिभाशाली बच्चों की। इसमें भी देखिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक का मतलब होता है दोस्तों कि शब्दों के आधार पर, यानी कि उन बच्चों का हम टेस्ट ले सकते हैं या फिर उन बच्चों से हम कोई भी चीज पूछ सकते हैं, तो ये शाब्दिक हो जाएगा। और जो अशाब्दिक होता है, इसमें हम बच्चों से कुछ पूछते नहीं हैं, उन्हें कुछ क्रियाकलाप करने होते हैं या फिर कुछ उनसे हम टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ बोलना नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अशाब्दिक होते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि एक एक व्यक्ति का एग्जाम लेना, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब सभी बच्चों का एक साथ एग्जाम लेना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। अगर मैं बात करूं तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे कि आप सभी लोग कोई एग्जाम देते हो, सभी लोगों का जो एग्जाम पेपर होता है वो क्या, जैसे डीएलएड में आप दे रहे हो एग्जाम, तो सभी बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, सेम है। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। और व्यक्तिगत का मतलब एक एक बच्चे का अलग अलग जो एग्जाम लेते हैं शिक्षक, जैसे कि मान लीजिए मौखिक परीक्षा हो रही है एक बच्चे की अलग से, तो ये व्यक्तिगत हो जाएगी। और जब सारे बच्चों की सामूहिक रूप से हो रही है तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। तो इस तरीके से इन परीक्षणों के माध्यम से भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कौन से हैं इनमें। इसके बाद टर्मन के अनुसार वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। ये टर्मन ने कहा है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये टर्मन ने कहा है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद निष्पत्ति परीक्षण, ये बहुत ही आसान है और मैक्सिमम टीचर इसी का प्रयोग करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि बच्चे का पिछले क्लास में क्या प्रदर्शन था, वो किस तरीके से सभी विषयों को कितने आसानी से पढ़ लेता है, कितनी आसानी से उसकी समझने की क्षमता क्या है। तो जो उसकी शैक्षिक उपलब्धियां हैं, यानी कि उसने पिछली कक्षाओं में कैसा प्रदर्शन किया है, इसके आधार पर शिक्षक आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर सामान्य बालक है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की खोज हो रही है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की ही बात हमें करनी है। फिर है तीसरा अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण का मतलब इंटरेस्ट टेस्ट। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान विधि है। इसमें बालक कौन कौन से कार्यों में रुचि दिखाता है और वह भविष्य में क्या बनना चाहता है, इसके आधार पर भी शिक्षक बच्चे का पता लगाते हैं कि वह बच्चा प्रतिभाशाली बालक है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से बालकों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी रुचियां बहुत होती हैं, वो खेल में चाहे हो चाहे पढ़ाई में हो, उनके अंदर हर तरीके की रुचि होती है। वो हर एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हैं और सभी चीजों में भी वो अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से इन टेस्ट के माध्यम से भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। संबंधित बालकों की सूचनाएं। दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके माता पिता, उनके आस पड़ोस के लोग, उसके मित्रगण, उनसे हम बात करते हैं, उनसे आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि ये बच्चा प्रतिभाशाली बालक है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से भी अगर हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो ये भी बहुत ही आसान विधि है कि हम उसके माता पिता से या उसके अभिभावकों से, उसके जो क्लास टीचर रहे हैं पिछले क्लासेस के, या फिर और जो टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनसे पता लगाएं, आस पड़ोस के उसके पड़ोसियों से पता लगाएं, उसके जो फ्रेंड सर्किल है उससे पता लगाएं कि ये वाकई में तेज बच्चा है, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आसानी से जो बच्चे के माता पिता होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो जानते हैं कि बच्चा वास्तव में प्रतिभाशाली है या नहीं। तो इस तरीके से भी आसानी से हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अवलोकन विधियां। अवलोकन विधि का मतलब है कि जो टीचर हैं वो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से भी बच्चे की प्रतिभा का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर नहीं है, इसका पता हम लगा सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से वो अपना काम समय पर करता है या नहीं, वो कार्य को कितनी जल्दी करके टीचर को दिखा देता है, वो क्लास में, वो स्कूल में पूरा दिन सही से पढ़ता है या फिर नहीं, कहीं घूमता तो नहीं है। तो इस तरीके से ये सभी बातें हम पता लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से। उस बच्चे का अवलोकन करके पूरा दिन वो किस तरीके से, कौन कौन से उसकी फ्रेंड सर्किल है, किस तरीके से वो सभी विषयों को अच्छे से पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है, किस विषय में इंटरेस्ट दिखाता है, इन सभी के बारे में आसानी से हम पता लगा सकते हैं अवलोकन विधियों के माध्यम से। इसके बाद बालकों के गुणों के आधार पर पहचान। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनके अंदर केवल और केवल प्रतिभा ही नहीं होती, इनके अंदर सत्यता होती है, ईमानदारी का गुण होता है और ये हर कार्य में श्रेष्ठ होते हैं और
और ये हमेशा अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये खेल में भी अच्छे हों, पढ़ाई में भी अच्छे हों। तो ये सभी इन बालकों के गुण होते हैं क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में अच्छा करना चाहते हैं। और आपको पता है कि ये बालक जब योग्य होंगे तो कहीं न कहीं इनकी बुद्धि लब्धि तो अधिक होगी, इसीलिए तो बुद्धि लब्धि इनकी 120 से 140 तक, देखिए टर्मन ने 140 से अधिक कहा है। तो इस तरीके से इनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है तो इनकी सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, तो ये सही गलत का आसानी से फैसला कर लेते हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये निर्णय लेने में भी बिल्कुल हिचकते नहीं हैं, ये निर्णय भी आसानी से ले लेते हैं। किसी भी कार्य के लिए कौन सा कार्य उन्हें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं। अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें हम शारीरिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, बौद्धिक, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों शारीरिक विशेषताओं में आप यहाँ पर देखिए, इंद्रिय शक्ति तीव्र होती है। इंद्रिय शक्ति का मतलब इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। किसी भी चीज को जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन शिक्षक ने पूछा क्लास में, वो तुरंत उसका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि बहुत ही तीव्र होती है सुनने की, समझने की क्षमता और तुरंत उस पर रिएक्ट करने की क्षमता। फिर दांत, इनके जो दांत होते हैं, शारीरिक विशेषताएं यहाँ पर चल रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा बच्चों की शारीरिक विशेषताएं। अब इनके दांत सामान्य बच्चों से 2 माह पहले ही निकल जाते हैं। दोस्तों मैंने इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस तरीके से डायग्राम से पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग आसानी से इसको देख करके समझ भी जाएंगे और बहुत कम समय में इसको आप लिख भी लेंगे। और अगर आप चाहें तो एग्जाम में इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है इसको। और इस तरीके से आप अगर इसको पढ़ लोगे यहाँ पर तो आपको याद भी रहेगा। अब शारीरिक दोष क्या होता है? शारीरिक दोष इनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है प्रतिभाशाली बालकों में। स्वास्थ्य, इनका जो स्वास्थ्य होता है ये सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं प्रतिभाशाली बालक। शारीरिक रूप से ये विकसित होते हैं, बहुत ही अधिक शारीरिक रूप से विकसित होते हैं और कद में ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टर्मन और बीटी ने क्या कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं और ये अधिक शारीरिक रूप से विकसित होते हैं और कद में भारी होते हैं। ये टर्मन और बीटी ने कहा है ये पूरा वाक्य। इसके बाद दोस्तों देखिए इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं, समाज में किस तरीके से ये अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये मिलनसार होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होने का मतलब कोई भी कार्य शिक्षक देते हैं तो उसे ये अच्छे से उसका निर्वहन करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चों को अगर शिक्षक ने कोई भी जिम्मेदारी दी है कि ये कार्य तुम्हें समय पर करके हमको दिखाना है तो वो बच्चे अपना कार्य सही समय पर करके टीचर को दिखाते हैं। मित्र, ये इनके जो मित्र होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के, ये उनके बड़ी उम्र के होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये जो अपने मित्र बनाते हैं ये अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने साथ की उम्र के बच्चों में ये मानसिक विकास जो इनका होता है वो बहुत तीव्र हो चुका होता है, तो ये अपने से बड़े बच्चों को मित्र बनाते हैं। और ये जो खेल खेलते हैं यानी कि जो अपने क्लास के बच्चों के साथ ही खेलते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो खेल खेलते हैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलते हैं। तो याद रखिएगा कि मित्र बनाते हैं अपने से बड़े उम्र के बच्चों को, लेकिन जो खेल खेलते हैं ये यानी कि कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये अपने क्लास के बच्चों के साथ ही खेलते हैं। और इनके अंदर नेता के गुण होते हैं, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप होती है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में अगर ग्रुप बनाया गया है तो ग्रुप का लीडर इन्हें बनाया जाता है। इस तरीके से ये खुद बनना चाहते हैं कि क्योंकि इनके अंदर नेता के गुण होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और रुचि साहित्यिक कार्यों में होती है इनकी, यानी कि जो रुचि होती है इनकी ये साहित्यिक कार्यों में होती है। पढ़ने लिखने में बहुत रुचि होती है, कहानियां सुनने में या कहानियां लिखने में भी बहुत रुचि होती है। और ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये सृजनात्मक गतिविधियों में भी सम्मिलित होते हैं। सृजनात्मक गतिविधियों का मतलब है कि अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में तो उस पर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां जो स्कूल में होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। अब टर्मन ने एक शोध किया था 500 प्रतिभाशाली बालकों पर और उसका नतीजा क्या निकला कि सत्य, ईमानदारी, निष्ठा तथा हर परिस्थिति में समायोजन करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। ये सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत ही ये टर्मन ने कहा है कि इन्होंने 500 प्रतिभाशाली बच्चों पर टेस्ट किया
और उसका नतीजा क्या निकला? वो बच्चे सत्य बोलते हैं, ईमानदार होते हैं और उनके अंदर किसी भी कार्य को करने की एक निष्ठा, एक लगन होती है और वो हर परिस्थिति में क्या करते हैं? समायोजन कर लेते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है टर्मन ने दोस्तों, याद रखिएगा। अब सामाजिक विशेषताओं के बाद हम देखेंगे संवेगात्मक विशेषताएं। दोस्तों संवेगात्मक विशेषताओं में आप देखिए ये सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं ये बालक और ये सदैव प्रसन्न रहते हैं, यानी कि हमेशा खुश रहते हैं और इनका जो चरित्र होता है वो श्रेष्ठ होता है, यानी कि ये हर प्रकार से भी आपने देखा कि ये बच्चे सत्य बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने कार्य के प्रति निष्ठा होती है, तो इनका चरित्र क्या होता है? श्रेष्ठ होता है और ये हर एक परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता होती है। अच्छी परिस्थितियां हैं तो भी अगर खराब है तो उनको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब इनके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, किसी भी चीज को किसी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, अगर टीचर ने डांट दिया तो वे संवेगात्मक रूप से स्थिर, वो तुरंत रोने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि वाकई शिक्षक ने अगर हमें डांटा है किसी भी चीज के लिए तो कुछ अच्छा ही चाहते हैं वो मेरा। तो इस तरीके से ये बच्चे हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। इसके बाद इनकी बौद्धिक विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। बौद्धिक विशेषताओं में देखिए ये अस्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं, यानी कि अपनी बातों पर ये बिल्कुल अडिग होते हैं। जो एक बार कह दिया वो बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, फिर वो टाल मटोल नहीं करते हैं। अगर किसी कार्य को करने को उन्होंने बोला तो उस कार्य को वो करेंगे। इसके अलावा तीव्र अधिगम, यानी कि बहुत ही तेजी से सीखते हैं, शिक्षक ने जो भी पढ़ाया उसको बहुत ही तेजी से ये सीख लेते हैं। इसके अलावा तर्क करने की योग्यता होती है, तर्क करने की योग्यता अधिक होती है क्योंकि सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, बुद्धिलब्धि अधिक होती है, तो इस वजह से इनकी तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। अगर किसी भी सवाल को शिक्षक ने बताया, कोई भी अगर उन्हें कहीं समझ में नहीं आएगा तो तर्क वितर्क भी करेंगे और शिक्षक से पूछेंगे भी कि आखिर में ये कैसे हुआ क्या। तो इस तरीके से ये बच्चे तर्क करने की क्षमता रखते हैं। और मानसिक गति सामान्य बालकों से अधिक होती है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है ये बहुत तेज होती है। जैसे कि टीचर ने कोई सवाल लगाने को दिया, वही सवाल कोई बच्चा 2 मिनट में लगा के दे देता, वही सवाल कोई बच्चा 5 मिनट में, वही सवाल कोई बच्चा 10 मिनट में लगा के दे रहा है। तो आप क्या कहोगे? जिस बच्चे ने 2 मिनट में उस सवाल को लगा करके दिखा दिया, उसकी मानसिक गति क्या सामान्य बालकों से अधिक है। इसके बाद कार्यों में श्रेष्ठता, यानी कि जो भी कार्य ये करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करते हैं, तो ये अपने कार्यों में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये सभी क्या है? इनकी बौद्धिक विशेषताएं हैं। देखिए स्किनर व हैरीमैन ने क्या कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 130 से 170 के बीच होती है। ये स्किनर व हैरीमैन ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। तो दोस्तों देखिए विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, यानी कि विशेष पाठ्यक्रम, समृद्ध पाठ्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा दी जाए। समृद्ध का मतलब है कि ऐसा पाठ्यक्रम जो इन बच्चों की मानसिक योग्यता या फिर इन बच्चों की सोचने समझने की क्षमता के अंतर्गत ही बनाया गया हो, तो ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, यानी कि इन्हें हम बहुत सामान्य अध्यापकों से शिक्षण नहीं करवा सकते। इन बच्चों के लिए हमें श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ही हम इनका शिक्षण करवा सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है, प्रशिक्षित अध्यापकों का मतलब है कि अगर मैं प्राइमरी स्कूलों की बात करूं तो स्पेशली उन बच्चों के पास बीएड बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और वो यूपी टेट सुपर टेट क्वालिफाई करके जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही श्रेष्ठ और योग्य शिक्षक बनेंगे। तो इन शिक्षकों से इन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि ये शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल समर्थ होंगे और अच्छे से उनको शिक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा विशिष्ट कक्षाओं या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। तो विशिष्ट कक्षाओं या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, यानी कि ऐसी कक्षाएं जिनमें उन बच्चों को हम ले जाएं और अच्छे से उन्हें हम पढ़ाएं, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से भी पढ़ाएं, उन्हें एक्स्ट्रा चीजें बताएं, क्योंकि जब तक आप उन्हें एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताएंगे वो परेशान रहेंगे, क्योंकि जो काम आपने दिया उसको तो उन्होंने करके दिखा दिया, फिर आपको कार्य देना पड़ेगा उन्हें। तो इस तरीके से विशेष कक्षाओं या विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से इन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी और विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। प्रोत्साहन
प्रदान करना पड़ेगा, यानी कि हमेशा इन बच्चों को प्रोत्साहित करना रहेगा आपको, इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों को दे करके। इसके अलावा विशेष विद्यालयों में शिक्षा, इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली हैं, इन बच्चों की विशेष विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा समय-समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी बालक हो, कभी ना कभी वो निराश हो जाता है, कभी ना कभी हताश हो जाता है, किसी ना किसी पॉइंट पर। तो ऐसे बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था रखना। और दूसरी चीज, आपको पता है कि अगर आपने प्रतिभाशाली बच्चों पर थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं दिया तो कक्षा में वो अरुचि लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा टाइम सामान्य बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने जो कार्य आपने दिया वो करके बिल्कुल रेडी हैं, बैठे हैं, तो वो खाली रहेंगे तो वो परेशान रहेंगे। तो आपको उन्हें निर्देशन और परामर्श देना है, यानी कि आपको उन्हें हर तरीके से गाइड करना है ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें। इसके अलावा नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। दोस्तों, नेतृत्व का गुण ऑलरेडी आपने देखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर होता है, तो इस नेतृत्व के गुण को और निखारना, यानी कि आगे चल करके अगर बच्चा किसी भी कंपनी में जाता है या मान लीजिए किसी भी जगह वो पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो वहां पर श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, और श्रेष्ठ बनेगा तो कहीं ना कहीं उसे लोगों को संबोधित करना पड़ेगा, भाषण देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप बच्चों को तैयार करें। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब आपको पता है कि पाठ्य का मतलब पढ़ाई, सहगामी का मतलब पढ़ाई के साथ-साथ। तो पढ़ाई के साथ-साथ क्या बच्चे खेल-कूद, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी चीजें बच्चों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, जितनी भी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, इन सभी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये हर तरीके से सभी प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इसलिए इन सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए शिक्षकों को। तो इस तरीके से ये सभी प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा देने के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 2 क्वेश्चन आपको इसके आंसर बताने हैं। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, या फिर 120 या इससे कम। तो 120 से कम, अगर 120 से कम की बात करूं, 119, 115, 110, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको भी पता है। 120 से ऊपर अगर लिखा होता तो हो सकता है इसके भी चांस होते, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। 100 से कम तो बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन 3 जो है 140 या इससे अधिक, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 जो है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, या फिर उपयुक्त सभी। अभी आपने देखा है कि प्रतिभाशाली बालकों को की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए। तो गतिवर्धन का मतलब है कि स्पीड से उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। और संपन्नीकरण तथा विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, समृद्ध पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, ये ऑलरेडी आपने देखा। विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, ये भी आपने देखा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 4 जो है ये उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों के विषय में पढ़ा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बताई, मैंने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसे हो इसके बारे में भी मैंने बताया, और यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने पूरा प्रतिभाशाली बच्चों के विषय में पढ़ा, समझा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और लगातार आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी, बस आप लोग अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स लगातार करते रहिए। और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसके अलावा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, आपको सभी विषय यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। सभी विषयों का लिंक यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी मिलेगी। दोस्तों, आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ही आपको सभी विषयों की लिंक भी मिल जाएगी 3rd सेमेस्टर के। तो आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।